व्हाट्सअप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी IQ। ये देखिए कोट कितनी शानदार है। जब पेड़ से टूटा पत्ता भी अपनी अलग छवि बना सकता है तो हम क्यों नहीं। ये पत्ता टूटा पड़ा है नीचे पेड़ से, तो ये होठों की तरीके से दिख रहा है, लिप्स की तरीके से दिख रहा है। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जब ये अपनी एक अलग अच्छी प्यारी सी इमेज दिखा सकता है तो इंसानों में क्या कमी है, इंसान क्यों नहीं दिखा सकते। देखिए बचपन में अगर हम लोग देखें, एक क्लास में लगभग 100 से या 150 के करीब जितने भी स्टूडेंट बैठते हैं, तो उनमें से अगर देखा जाए बहुत से तो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं और बहुत से लाइफ में कुछ नहीं कर पाते हैं। जबकि क्लास एक ही थी, उसी क्लास में से निकल के एक अच्छी पोजीशन में पहुंच गया और एक कुछ नहीं कर पाया। तो इससे ये तो प्रूफ होता है कि सब कुछ हमारे ऊपर डिपेंड करता है। मतलब हम किस सिचुएशन को किस तरीके से देखते हैं। क्लास तो वही है, टीचर भी वही है, सब कुछ वही है, उसी तरीके की किताबें हम लोगों के हाथ में, पेन, सब कुछ वही है। तो A to Z पूरा इन्वायरमेंट सेम मिला हुआ है दोनों स्टूडेंटों को, और एक सक्सेसफुल हो गया, एक सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो इसका मतलब कमी किसके अंदर है? जो सक्सेसफुल नहीं हुआ उस इंसान के अंदर कमी है, ना कि वहां पे जो सिचुएशन और जो इन्वायरमेंट मिला है उसके अंदर कमी है। तो इसलिए ये हम लोगों को देख के चलना चाहिए कि लाइफ में अगर हमको कुछ करना है तो हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। या तो APJ अब्दुल कलाम सर की तरीके से बन सकते हैं या फिर ओसामा बिन लादेन। तो ये हम लोगों के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है ना। तो इसलिए अपने आप को अच्छे से एनर्जेटिक करके अपने गोल की तरफ को बढ़े, ना कि और सिचुएशन पे फोकस करके अपना टाइम वेस्ट करें, ठीक है। तो आज 18 जुलाई है, देख लेते हैं कौन कौन से द हिंदू के आर्टिकल हम लोगों को डिस्कस करने हैं। ये स्टडी IQ के पेन ड्राइव और टैबलेट के कोर्सेज अवेलेबल है SSC, बैंकिंग और दूसरे एग्जामों के लिए, और यहाँ पर UPSC के लिए भी अवेलेबल हैं। तो आप इनको खरीद सकते हैं। इन पर डिस्काउंट चल रहा है 30% यहाँ पर SSC और बैंकिंग पर चल रहा है, और 5000 का UPSC पर चल रहा है। इससे रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी डाउट और या क्वेरी हो तो आप यहाँ पर नंबर पर या फिर ये वेबसाइट का लिंक है, यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये वाला आर्टिकल है इंडिया, चाइना और भूटान जो ट्राइलेटरल जंक्शन पे एक स्टैंड ऑफ बना हुआ है, उससे रिलेटेड है। तो इस वाले आर्टिकल को हम लोग देखेंगे अच्छे से। देखिए इस वाले आर्टिकल के बारे में एक्चुअली होता क्या है, कई सारे स्टूडेंट ये बोलते हैं कि सर देखिए बहुत से स्टूडेंट नए जुड़ते हैं डे बाय डे। तो उनका ये मानना है कि एक आर्टिकल को, कोई भी आर्टिकल अगर मैं डिस्कस कर रहा हूँ तो उसको ढंग से बताया करूँ। इसका मतलब ये है कि देखिए बहुत सारे स्टूडेंट नए जुड़ रहे हैं तो बहुत सारे पुराने भी हैं, तो इस तरीके से थोड़ा किया करूँगा जिससे आप लोगों का रिविजन भी हो जाया करेगा और जो नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो देख लेते हैं एक बार ये वाला एरिया। यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं इस वाले आर्टिकल में, ये देखिए इधर सिक्किम हो गया, ये देखिए भूटान हो गया, और ऊपर हो गया तिब्बत। तिब्बत क्या, ये चाइना का पार्ट है। आज की डेट में चाइना ने इसको हथिया रखा है, आप लोग ये बोल सकते हैं, हो गई चुंबे वैली। तो यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है, छोटा सा ये वाला पोर्शन दिख रहा है, तो इसके ऊपर पूरा खेल चल रहा है। यहाँ पर एक्चुअली है क्या, देखिए कुछ दिनों पहले अभी क्या हुआ, हमारी यहाँ पर कैलाश मानसरोवर की यात्रा होती है, आप लोगों को पता होगा। तो एक साइड में तो उत्तराखंड से होती है, ये यहाँ से लिपु लेक ये पास है, यहाँ से दर्रा बोल सकते हैं आप इसको हिंदी में। दूसरा हो गया नाथुला पास, ठीक है। तो चाइना ने क्या किया, अभी यहाँ पर स्टैंड ऑफ हो गया। किस लिए? क्योंकि ये वाला जो पोर्शन की बात कर रहा हूं मैं, इस वाले पोर्शन की, भूटान बोलता है ये पोर्शन मेरा है, चाइना बोलता है ये पोर्शन मेरा है, और चाइना यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करने की बात करने लगा। तो इंडिया ने क्या किया, यहाँ पर अपनी आर्मी भेज दी। क्यों? क्योंकि इंडिया की भूटान के साथ में एक फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन है। अगर भूटान के साथ में कोई भी गलत काम करता है, एक तरीके से लड़ाई के जोन में लेके आता है, तो हम भूटान के साथ हैं, ठीक है। तो यहां पर ये बात हो गई, तो इंडिया ने अपनी आर्मी उतार दी कि यहां पे कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। उधर से चाइना की आर्मी आ गई कि यहां पे कंस्ट्रक्शन होगा। तो यहां पे एक स्टैंड ऑफ बना हुआ है चुंबे वैली में, यहां पे, ठीक है। तो ये ट्राइलेटरल जंक्शन हो गया, एक साइड में इंडिया हो गया, दूसरी साइड में चाइना और तीसरी साइड में भूटान। अगर इनडायरेक्ट वे में देखा जाए तो इंडिया का डायरेक्ट पार्ट नहीं है यहां पर लेकिन हम एज ए फ्रेंड के तौर पर इनके साथ में जा रहे हैं। पर लेकिन हमारे बहुत सारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है यहाँ पे। अगर इसको देखा जाए, यहाँ पे नीचे थोड़ा सा सिलीगुड़ी कॉरिडोर यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है। तो देखिए इंडिया को कनेक्ट करने के लिए, जो इंडिया का कंप्लीट पार्ट है जो नॉर्थ ईस्ट वाला, उससे कनेक्ट करने के लिए ओनली ये चिकन नेक इसको बोलते हैं, सिलीगुड़ी कॉरिडोर। अगर कल को चाइना यहां पर आकर बैठ जाता है, यहां पर कंस्ट्रक्शन कर ले रहा है, तो वहां से चाइना को आराम से अपनी फोर्स वगैरह, आर्टिलरी वगैरह, कुछ भी अगर कल को चाइना के साथ में हमारे एग्रेसिव मोड होते हैं तो वो इसे कट करने की कोशिश करेगा। मैक्सिमम चाइना की मीडिया में इस तरीके की बातें उठती भी रहती हैं कि इंडिया का ये वाला पोर्शन हम जब चाहे तब कट कर सकते हैं। तो एक एग्रेशन देखने को मिलता है हमेशा, तो इसीलिए इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट किया। तो आज की डेट में यहां पर क्या हो गया, यहां पे एक तरीके से स्टैंड ऑफ बना हुआ है। चाइना कह रहा है कि हम यहां से तब तक अपनी आर्मी नहीं हटाएंगे, पहले इंडिया को अपनी आर्मी पीछे हटानी पड़ेगी। तो चाइना कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं है, तब तक हम बात नहीं करेंगे, चाइना ने यह बोल दिया है। इंडिया में भी इंडिया ने क्या बोल दिया, हम भी यहां से अपनी आर्मी नहीं उठाएंगे। तो दोनों आमने सामने आकर खड़े हुए हैं। अगर दूसरा वे इसका देखा जाए तो ये है कि चाइना की जो मीडिया है वो बहुत ही एग्रेसिव है, वो इसको बढ़ा चढ़ाकर दिखा रही है कि ये हो गया वो हो गया। पर इंडिया की मीडिया में फिर भी बढ़ चढ़कर इतनी बात नहीं आ रही है जितनी चाइना की मीडिया में आ रही है। हालांकि आज की डेट में अगर देखा जाए इंडिया की मीडिया भी बढ़ बढ़कर आगे आ रही है। तो इसी के जब यहां पर इंडिया ने अपनी आर्मी भेजी और स्टैंड ऑफ बन गया, तभी क्या किया चाइना ने, ये जो ये वाला पास था, ये नाथुला पास था, यहां से होकर मानसरोवर की यात्रा पे जाते थे।
तो यहां पे क्या किया चाइना ने, ये वाला पास बंद कर दिया कि हम किसी मानसरोवर की यात्रा को नहीं होने देंगे। ये चाइना के प्रेसिडेंट और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मिले थे, तो उस टाइम पर बात हुई थी कि यहां से हमको रास्ता दो मानसरोवर की यात्रा पे जाने का, क्योंकि अगर हम लीपू लेक से जाते हैं, यहां से होते हुए जाते हैं, तो ये बहुत ही उबड़ खाबड़ रास्ता है, 200 किलोमीटर का रास्ता है और तय करने में 19 दिन लगते हैं। और जबकि ये वाला रास्ता अगर देखा जाए, ये वाला रास्ता कितने का है यहाँ पर, यह है लगभग 1500 किलोमीटर का रास्ता है और जाने में ओनली 12 दिन लगते हैं। तो यहाँ से मतलब एक तरीके से रिस्क भी रहता है लाइफ का कि यहाँ पर डेथ वेथ होने का, एक तरीके से उबड़ खुबड़ रास्ता है, पहाड़ियों का रास्ता है और यहाँ पे एक नॉर्मल रास्ता है। तो इसलिए ये रास्ता हम लोगों ने चूज किया, पर लेकिन बात वही हो गई, चाइना ने एकदम बंद कर दिया इसको। तो अब बात क्या निकल के आ रही है, अब आर्टिकल में ये बोल रहा है कि बंद तो इन्होंने कर दिया है, अब इसको किस तरीके से आप लोग सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं। तो स्टैंड ऑफ बना हुआ है, तो ये क्या बोल रहे हैं कि देखिए आज की डेट में सबसे पहले तो जितने भी सेक्रेटरी हैं, डिफेंस सेक्रेटरी हो गया या फिर जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री से हो गए, सारे मिलके क्या हो रहे हैं, होम सेक्रेटरी हो गया, सारे मिलके जो अपोजिशन को भी इन्फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो अपोजिशन को इन्फॉर्म कर रहे हैं और आगे इसका सॉल्यूशन निकालने की क्या बात की जा रही है कि अभी ब्रिक्स समिट होने वाली है, तो उसमें बात करने की बात की जा रही है कि देखिए किस तरीके से उसमें बात बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि चाइना भी अपने मुंह पे अड़ा हुआ है और इंडिया भी अपने मुंह पे अड़ा हुआ है। तो इसलिए ये आर्टिकल लिखने वाले बोलते हैं कि मुंह पे अड़ा रहना दोनों का एक जगह सही है, पर लेकिन बात भी दोनों को आगे बढ़ानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो बात करने का रास्ता है उसी को बंद कर दे, अगर वो कर दिया तो फिर कोई सोल्यूशन नहीं निकलने वाला है आगे आने वाले फ्यूचर में। तो ये कंप्लीट आर्टिकल था, डे बाय डे न्यूज में आ रहा है, तो आप लोगों को बैकग्राउंड भी मिल गया होगा यहाँ पे। और ये वैसे भी पहले भी कई बार डिस्कस कर चुका हूं, पर आज थोड़ा डिटेल में कर दिया मैंने फिर से, जिससे आपका रिवीजन भी हो गया होगा। आगे देखिए फिर से न्यूज में आएगा, तो एक दो दिन जब कंक्लूजन निकलेगा अब तब इस आर्टिकल को डिस्कस करेंगे, क्योंकि स्टैंड अप तो बना हुआ है, डेली न्यूज में आएगा ये। ओके, तो ये आर्टिकल था यहाँ पर। ये नीचे वाला आर्टिकल है, रोजर फेडरर ने जीत लिया है विंबलडन, तो उससे रिलेटेड आर्टिकल है। तो ये वैसे तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम का नहीं है, पर जो काम की बातें हैं, मैंने आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा था, आपने सबने आंसर दिया, तो उसका आंसर जब देखेंगे आप लोगों को पता चल जाएगा कि कितने तरीके के ग्रैंड स्लैम होते हैं, कौन कौन से कोर्ट पे होते हैं और क्या टाइम ड्यूरेशन रहती है, और एक तरीके से ये उसमें भी लगाने के लिए आ जाता है बढ़ते हुए से घटते हुए क्रम में, ठीक है। तो ये भी होता है। तो यहाँ पर आप लोगों को ये याद रखना है कि ये ओल्डेस्ट प्लेयर बन गए हैं, ये ग्रैंड स्लैम जीतने वाले रोजर फेडरर, ठीक है। ये जो विंबलडन वाला है, आज तक ये 19 जीत चुके हैं, ठीक है। तो हाईएस्ट भी है, अगर इस तरीके से भी आप लोग याद रखें तो दोनों तरीके से रख सकते हैं। दूसरे नंबर पे राफेल नडाल है, तीसरे नंबर पे पीटर सैम्पसर्स है, ठीक है। तो ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है वैसे, तो मतलब 2-3 याद रख लीजिए, वैसे स्टार्टिंग के 2 काफी हैं, और तीसरा भी याद रख सकते हैं, तो मतलब पीटी तक याद रख सकते हैं आप, पीटी सैम्पार्स, तो इस तक याद रख सकते हैं, इसके 14 है, तो इतना वैसे तो 2 याद रख लीजिए काफी है। तो देखिए ये ओल्डेस्ट हो गए आज की डेट में, आप लोगों को ये याद रख सकते हैं जिन्होंने जीता है, तो काफी हिम्मत की बात है। और जब से स्टार्ट किया इन्होंने 14 ईयर के बाद में अब ये जीता है इन्होंने, जब से स्टार्ट किया था इन्होंने फर्स्ट अपना जीता था। तो देखिए 14 साल तक कंटिन्यूअस किसी फील्ड में बने रखना, और वो भी टॉप की पोजीशन पे, तो ये एक तरीके से सैल्यूट करने का मन करता है ऐसे इंसान को जो कि इतना डेडिकेटेड हो गया, इस तरीके से अपने फील्ड में लगा हुआ है। तो काफी सोचने वाली बात है ये। आप भी अगर किसी फील्ड में घुसते हैं तो अच्छे से मेंटेन बना के रखना। देखिए जीतना एक अलग बात है, किसी भी एक बार जीत लिया तो वो एक बार कोई फर्स्ट आ गया वो अलग बात है, पर उसमें मेंटेन रखना अपनी पोजीशन, वो भी 14 सालों तक, 14-15 सालों तक, तो ये एक कोई महान प्लेयर ही कर सकता है, एक डेडिकेटेड इंसान ही कर सकता है, ठीक है। ये एक तुक्के की बात नहीं है कि एक बन गया अब की बार और अगली बार नहीं बना। नीचे वाला आर्टिकल है, बिहार की पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। जिस तरीके से आप लोग जानते हैं बिहार में 2 पार्टी गठबंधन में है, एक तो है जेडीयू और एक है दूसरी, मतलब एक साइड में तो नीतीश कुमार है, जेडीयू नीतीश कुमार जिस तरीके से, और जो आरजेडीयू राष्ट्रीय जनता दल किसकी है, लालू प्रसाद यादव जी की। तो दोनों ने मिला के यहाँ पे गवर्नमेंट बनाई थी अभी। तो जिस तरीके से इन्होंने गवर्नमेंट बनाई थी महागठबंधन करके, उस टाइम पे जो गवर्नमेंट बनी हुई थी, तो आज की डेट में एक अलग तरीके की सिचुएशन बन गई है। सिचुएशन क्या बनी है, जब से बीजेपी ने अपने प्रेसिडेंट कैंडिडेट का नाम नॉमिनेट किया, तो तब से वो बिहार के गवर्नर थे वो। तो नीतीश कुमार ने क्या बोला, मैं उनको सपोर्ट करूंगा, जबकि लालू प्रसाद यादव ने बोला था मैं उनको सपोर्ट नहीं करूंगा, ठीक है। तो इसके अपोजिट क्या हो गया, इसके अपोजिट ये हो गया कि जोन से 2 एक साथ मिलकर चल रहे हैं, गठबंधन में गवर्नमेंट चला रहे हैं, क्योंकि मेजोरिटी किसी की भी नहीं है, तो गठबंधन में गवर्नमेंट चला रहे हैं। तो आज की डेट में दोनों अलग अलग जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए नीतीश कुमार के पास भी एक तरीके से मेजोरिटी नहीं है। तो देखने वाली ये बात है कि ये लालू प्रसाद के यादव के साथ ही कंटिन्यू करते हैं या फिर अपना अलग गठबंधन करते हैं। अलग गठबंधन करेंगे तो इन्हें बीजेपी के साथ में जाना पड़ेगा। तो सोचने वाली बात ये आ रही है, देखिए यहाँ पर जो इनके डिप्टी सीएम है उन पर करप्शन का चार्ज लगा है, ठीक है। तो करप्शन का चार्ज उन पर लगा है, और एक तरीके से जो नीतीश कुमार जी की जो मानी जाती है यहाँ पर पोजीशन जो है वो बहुत ही क्लीन चिट वाली पोजीशन है, ये करप्शन को बिल्कुल टॉलरेट करने वाले नहीं है। तो अब यही बात आ रही है देखने वाली कि आगे आने वाले टाइम में, जिस तरीके से आने वाले टाइम में क्या बोला था अभी अपोजिशन ने, सारे गठबंधन ने मिलकर बोला था कि 2019 के जो इलेक्शन है तो मोदी जी के
अपोजिशन में खड़े होंगे और उनको हराएंगे बीजेपी को। पर लेकिन जिस तरीके की कंडीशन यहां पर उभरती हुई नजर आ रही है तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है कि ऐसा कुछ होगा फ्यूचर में। पर लेकिन यही बात है यहां पर कि अगर ये मिलकर साथ में नहीं चले तो बिहार में भी एक तरीके से डामाडोल वाली सिचुएशन बन जाएगी। तो देखिए आने वाले टाइम में क्या होता है। अभी तो यहां पर भी एक तरीके की इस तरीके की सिचुएशन बनी हुई है जिस तरीके की आप लोग बोल सकते हैं इंडिया चाइना और भूटान वाले पे, जब वहां पर भी कोई अभी रिजल्ट नहीं आ रहा है निकल के और यहां पर भी अभी कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है निकल के। तो देखिए किस तरीके से ये अपनी क्लीन इमेज रख पाते हैं या फिर उसके साथ में कंटिन्यू करते हैं, बीजेपी के साथ में जाते हैं। बीजेपी के साथ में जाने का मतलब सीधा सीधा ये होगा कि 2019 में बीजेपी के कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे, अपोजिशन और ज्यादा वीक हो जाएगी। तो ये आने वाले टाइम में हम लोगों को देखने को मिलेगा। ये वाला आर्टिकल रिलेटेड टू है ग्लोबल की इकोनॉमी से रिलेटेड और ये वाला आर्टिकल रिलेटेड टू है ग्लोबल की पॉलिटिक्स से रिलेटेड। तो पॉलिटिक्स तो क्या चल रही है दुनियादारी आप लोग पहले भी देख चुके हैं। इस वाले आर्टिकल को अच्छे से डिस्कस करेंगे। इस वाले आर्टिकल को मैं आप लोगों को यहीं पर ही बताऊंगा अच्छे से, ठीक है, कि ग्लोबल में किस तरीके की पॉलिटिक्स चल रही है आज की डेट में हम लोग देख ही चुके हैं। एक साइड में डोनाल्ड ट्रंप को बताया गया, दूसरी साइड में मोदी जी को बताया, तीसरी साइड में चाइना के जो प्रीमियर है उनके बारे में बात की जा रही है और एक साइड में जो सऊदी अरेबिया लेड कोएलिशन है उसकी बात की जा रही है, ठीक है। और इसमें बीच बीच में कहीं कहीं जिक्र आता है किसका, पाकिस्तान का भी घूम घूम कर जिक्र आता है। तो देखिए अगर हम एक अंडरस्टैंडिंग लेवल के बेस पे बात करके चले तो क्या निकल के आती है। आज की डेट में हम लोगों को मिलते हुए तीन पार्टी दिखते हैं। एक साइड में कौन है, सॉरी रसिया, एक साइड में तो है रसिया और पाकिस्तान और चाइना, ये एक गठबंधन सा बनता हुआ दिख रहा है। और दूसरी साइड में क्या दिख रहा है यहाँ पे, ये जो बात बोल रहे हैं ये आज की डेट में इनके साथ में कहीं ना कहीं ईरान भी आके इनके साथ में जुड़ जाएगा अगर इसी तरीके की सिचुएशन चलती रही। क्यों, क्योंकि ईरान से अगर देखा जाए जब से गठबंधन बोल रहा हूं, जब से इनकी दोनों मिक्स हो गए आर्टिकल, गठबंधन नहीं है यहाँ पे, ठीक है, गठबंधन बिहार की पॉलिटिक्स। आगे देखिए क्या बोला गया है यहाँ पे, यही बोला गया है कि जिस तरीके से ईरान को देखा गया तो कल को इनके कोलिशन में एक साइड में रसिया हो गया और चाइना हो गया और पाकिस्तान के साथ में अगर ईरान भी आके मिल जाता है तो इनका एक अलग तरीके का गुट बनता हुआ दिख रहा है अगर ये सिचुएशन चलती रही। और इंडिया की अगर देखा जाए, ईरान की जिस टाइम पे ईरान पे सैंक्शन लगे हुए थे, जो वेस्टर्न कंट्री है उन्होंने सैंक्शन लगा रखे थे, उस टाइम पे क्या था, ईरान को इंडिया इतने लेवल पर सपोर्ट नहीं कर रहा था जितने लेवल पे चाइना सपोर्ट कर रहा था। चाइना ने उसके साथ में ट्रेड टाई कम नहीं की थी जबकि यूएसए ने प्रेशर भी डाला था, पर लेकिन उस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, पर इंडिया ने अपनी काफी हद तक कम कर दी थी। तो यही देखने में आ रहा है कि जिस तरीके से हम वहां पर अपने भी पोर्ट डेवलप कर रहे हैं, जिस तरीके से अफगानिस्तान वाले इशू की बात आती है निकलकर, एक बार मैप देखिए तो समझ में ज्यादा आएगा। ये वाला देखिए, ये वाला हो गया यहाँ पे ईरान और ये वाला हो गया यहाँ पे पाकिस्तान। तो यहाँ पर गवादर पोर्ट डेवलप किया जा रहा है चाइना के द्वारा और हम चाबहार पोर्ट डेवलप कर रहे हैं यहाँ पर। तो ईरान की ऐसे ऐसे भी इंडिकेशन देखने को मिल रहे हैं जब से इंडिया का स्टेप इस तरीके के आ रहे हैं। ईरान क्या बोल रहा है कि हम यहाँ पर ऐसा नहीं है कि इंडिया को ही ये पोर्ट देंगे, यहाँ पर कल को हम चाइना को भी इन्वाइट कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके की बात अगर देखने को आ रही है। वैसे तो हम चाबहार पोर्ट जो बना रहे हैं वो गवादर पोर्ट को ओवरटेक करने के लिए बना रहे हैं, पर लेकिन अगर चाबहार पोर्ट में भी कल को चाइना को इनवाइट कर लिया जाता है तो फिर कोई मतलब नहीं बन जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए और भी कई सारे, एक यहां पर फराद करके फील्ड है ऑयल का, फराद बी करके, तो वो भी क्या करने जा रहे हैं, ये बोला है कि अगर आप लोग ढंग से हमारे साथ में इंगेज नहीं रहेंगे तो वो भी कल को रशिया को देने की बात की जा रही है। तो ये अलग ही तरीके का एक एंगल निकल के आ रहा है यहां से। अगर इस तरीके की सिचुएशन बनी तो आने वाले टाइम में इंडिया के लिए सोचने वाली बात हो जाएगी, क्योंकि अफगानिस्तान में जिस तरीके की सिचुएशन बनी हुई है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा ग्रेव कंडीशन है और ये माना जाता है कि मैक्सिमम वहां पर पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म फैलाया जाता है, जिस तरीके से हम काफी न्यूज में डिस्कस कर चुके हैं इस तरीके की बातें। और आगे से अगर ईरान भी इनके साथ मिलता हुआ दिख रहा है, एक हमने इशू भी डिस्कस किया था, वो था जाधव जी से रिलेटेड। जाधव जी के बारे में भी ईरान ने सपोर्ट करने से साफ साफ मना कर दिया। तो ईरान के साथ में अगर हमारे रिलेशन खराब होते हैं तो आने वाले टाइम में हम लोगों के लिए कंडीशन काफी मतलब अपोजिट बन जाएगी। तो हम लोगों को रिलेशन मेंटेन बना के रखने हैं। तो बात यही बोली गई है कि देखिए यूएसए का अपना एक स्टैंड है, ठीक है, चाइना का अपना स्टैंड है और रशिया का अपना स्टैंड है। तो हमने जिस तरीके से आर्टिकल डिस्कस किया था उसमें बोला था कि हम चौराहे पर खड़े हैं, हमको भी अपना कुछ ना कुछ स्टैंड लेना पड़ेगा, किस कंट्री के साथ में हमके कितने रिलेशन होने चाहिए और किस डायरेक्शन में हमको चलना चाहिए। क्योंकि किसी भी कंट्री के ऊपर कंप्लीट डिपेंडेंट होना कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से ओबामा जी के साथ में हमारे रिलेशन अच्छे थे पर ट्रंप के साथ में हमारे रिलेशन उतने लेवल पर नहीं दिख रहे हैं। तो इसीलिए, और ट्रंप की जो ओबामा की पॉलिसी उस टाइम पे कंप्लीटली डिफरेंट थी। ट्रंप ने अपना एंगल काफी हद तक चेंज कर दिया है। उस टाइम पर क्या दिखता था, जो चाइना को कंप्लीटली अपोज करते थे ओबामा, ठीक है, पर लेकिन ट्रंप क्या सोच रहे हैं कि जो नॉर्थ कोरिया उसको टैकल करने में चाइना की हेल्प ले रहे हैं।
तो इस तरीके से अगर मान लीजिए जिस तरीके से हमारा स्टैंड ऑफ बना हुआ है भूटान वाले एरिया में, अगर कल को कुछ कंडीशन खराब बनती है तो इसकी आशंका, इसके चांस बहुत कम है कि वो यूएसए हमारा सपोर्ट करने आएगा, और रशिया ऑलरेडी चाइना के सपोर्ट में है ही है, तो कहीं ना कहीं कंडीशन ग्रेव बन सकती है। तो इसीलिए हम लोगों को सोच समझकर स्टेप लेने चाहिए। तो ये भी बात निकल के आती है। तो इस तरीके की जो पॉलिटिक्स आज की डेट में चल रही है तो बहुत ही हमारे सोचने समझने वाली पॉलिटिक्स है, और हमको सोच समझकर स्टेप लेने चाहिए। एक एक स्टेप वो नहीं कहते फूंक फूंक कर कदम रखने चाहिए। ये तो फिर से ISI वाला फंडा वाला दे रखा है, ये किसी काम का नहीं है। ये यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में है। जिस तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल थे, फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आ गए। इस वाले आर्टिकल में देखेंगे हम लोग काफी अच्छे से कि किस तरीके से, मतलब यहाँ पर एक तरीके से वैसे तो क्रिटिसिज्म किया गया है गवर्नमेंट का कि गवर्नमेंट अपना काम ढंग से नहीं करती है और फालतू की बातें ऐसी होती हैं, मतलब होता कुछ है ग्राउंड लेवल पर, वो दिखाते कुछ है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की रिपोर्ट सबमिट करने की बात आई जब, तो वहाँ पे गवर्नमेंट ने दिखा हमने ये अचीव कर लिया, हमने वो अचीव कर लिया, और ये उनकी मतलब एक तरीके से इज्जत उतार रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि कुछ अचीव नहीं किया, मैं बताता हूँ क्या अचीव किया है। तो जितने गवर्नमेंट ने अपनी बड़ाई गिनाई है ये सारी उसके नेगेटिव पॉइंट्स गिना रहे हैं। तो आर्टिकल को देखेंगे, क्रिटिकल एक तरीके से एनालिसिस है, आप लोगों को अच्छे पॉइंट्स यहाँ से मिलेंगे। ओके, ये वाला आर्टिकल जो है नीचे, ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। इसमें क्या बात की गई है कि देखिए, एक जिस तरीके से अगर बेसिक इनकम की हम बात करते हैं, मतलब मिनिमम वेज की, अगर हम मिनिमम वेज की बात करते हैं तो वो एम्प्लॉयमेंट पे, जनरेशन पे इंपैक्ट डालता है। किस तरीके से, अगर हम बोलते हैं कि किसी भी प्राइवेट सेक्टर में या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कि आप लोगों को मिनिमम वेज देनी है, मतलब मिनिमम आप लोगों को इतने पैसे देने ही देने हैं, मतलब जो दिहाड़ी होती है, आप लोग बोल सकते हैं कि आप लोगों को मतलब 1000 रुपए मिनिमम देने ही देने हैं। तो इस तरीके से जो मिनिमम इनकम रखने की बात चल रही है, उससे पहले बोला जाता था कि ये इंपैक्ट डालती है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ाने में, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, क्योंकि जो मिनिमम इनकम की बात आती है तो वहाँ जो नौकरी देने वाले हैं वो मना कर देते हैं, तो इस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। पर लेकिन अगर रिसर्च और एनालिसिस के बेस पे देखा जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता हुआ कहीं नहीं दिखता है, अनएम्प्लॉयमेंट घटता ही घटता है। तो ये बात यहाँ पर जिक्र की गई है। तो ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता है, अगर पड़ता भी है तो थोड़ा बहुत इंपैक्ट कहीं पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा मतलब आर्टिकल क्यों है, क्योंकि हम मिनिमम जो मिनिमम इनकम की बात कर रहे हैं उसके रिलेटेड एक लेजिस्लेशन लाने की बात चल रही है कि मिनिमम इनकम इतनी तो होनी चाहिए। तो उसके ऊपर अभी मतलब कोई एक्ट या बिल बनाने की बात चल रही है, फिर एक्ट बनेगा तो उससे रिलेटेड आर्टिकल है। देखिए जैसे आगे फ्यूचर में बनेगा तो तब फिर से आर्टिकल आएगा। तो अभी ये है कि इतना होना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर किसी को मिनिमम इनकम मिल रही है तो कम से कम इतना तो डिसाइड रहता है कि कहीं भी जाएगा यार इतने तो पैसे मुझे मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर मिनिमम इनकम वाला फंडा निकाल देते हैं तो फिर कहीं ना कहीं कई सारे इशू होते हैं यार, घर में हेल्थ की इशू हो गया, एजुकेशन का इशू हो गया, और भी कई सारे इशू हो जाते हैं कि जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, शादी वगैरह करनी होती है, घर वगैरह की मरम्मत करनी होती है। तो कम से कम अगर मिनिमम इनकम किसी में डिसाइड कर दी जा रही है फील्ड में तो उससे फायदा होता है जो जॉब करने वाले को, तो वो अपने उसी तरीके से फ्यूचर में अपने प्लान डिसाइड कर सकता है उसके बेस पर। तो ये बात यहाँ पर बोली गई है। तो देखिए आर्टिकल फिर आएगा फ्यूचर में, फिर से डिस्कस करेंगे हम लोग। ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आर्टिकल है, पुलापल्ली बालाकृष्णन जी के द्वारा आर्टिकल लिखा गया है और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, और ये भी एक इकोनॉमिस्ट है तो इसलिए आर्टिकल को बड़े अच्छे से इन्होंने एनालाइज किया है। तो देखिए बात क्या करी गई है, एक तरीके से ट्रेड से रिलेटेड अगर देखा जाए तो बात की गई है पहले तो हाइपर ग्लोबलाइजेशन की। तो सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन समझ लीजिए, जिस तरीके से हमारी कंट्री इंडिया हो गई, ठीक है, इंडिया हमारी कंट्री हो गई और हम बाहर की कंट्री के साथ में अपने रिलेशन बढ़ाते हैं ट्रेड के लिए, चाइना के साथ में या फिर म्यांमार के साथ में, किसी भी कंट्री के साथ में अगर हम ज़्यादा ट्रेड करते हैं और ओपन कर देते हैं बाहर की कंपनी को भी इंडिया में आने के लिए, तो इसे एक ग्लोबल विलेज बोलने लगते हैं आने वाले टाइम में। मतलब ग्लोबल विलेज का मतलब जिस तरीके से विलेज में कहीं भी हम जा सकते हैं, आ सकते हैं, तो इस तरीके की कंडीशन बनाने की बात करते हैं। तो जब ये कोई भी चीज़ हाइपर कब होती है, जब बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है तो उस टाइम पे ये हाइपर हो जाती है। तो हाइपर ग्लोबलाइजेशन की बात की गई है यहाँ पे। तो हमारे यहाँ पे ये एरा कब स्टार्ट हुआ, हमारे यहाँ पे ये एरा हुआ 1990s में, जब से हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट अलाउ कर दिया। मतलब हमारे यहाँ पे लिबरल कर दिया इकोनॉमी, एक तरीके से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो सकता है बाहर से आके आराम से, और एक तरीके से मतलब अपने जो रूल और रेगुलेशन थे जो उस टाइम पे चला करते थे वो सारे बहुत ही आसान कर दिए, जिससे कि यहाँ पे आराम से बाहर से इन्वेस्टमेंट किया जा सके। वरना पहले टाइम में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था इन्वेस्टमेंट्स को अप्रूव कराने में। तो आज की डेट में तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात हो गई है काफ़ी हद तक। तो उस टाइम पे वो एरा चला, तो उससे रिलेटेड ये बात कर रहे हैं कि उस टाइम पे जो एरा चला तो उस टाइम से लेके 90s से लेके 2008 तक, जबकि फाइनेंशियल क्राइसिस आया। ये फाइनेंशियल क्राइसिस आया, आप लोगों ने सुना होगा बहुत ज़्यादा कि जॉब वगैरह भी सबकी जाने लगी थी उस टाइम पर, और जितने भी इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन थे उन्होंने मतलब उनसे बच्चे निकले हुए किसी को भी जॉब नहीं मिल पा रही थी, जिसको हम रिसेशन बोल रहे थे, ठीक है ना। तो ये उस टाइम की कंडीशन आई, तो तब जाकर ये चीजें कम होनी स्टार्ट हुई। ओके, जो स्टार्ट हुई थी 1990s तक, तो काफी लंबे समय तक चला ये दौर, 18 सालों तक लगभग। तो हुआ क्या इस ड्यूरेशन में, ये हुआ, एक तो बहुत ज्यादा इंटरनेशनल ट्रेड हुआ, इसके अलावा और क्या हुआ, एक साइकिल ऑफ इकोनॉमिक
एक्सपेंशन बन गई किसके साथ में, एक तरीके से एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होने के साथ साथ में। मतलब एक चाइना से हमारे साथ में काफी अच्छे रिलेशन है, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा ट्रेड है, यूएसए के साथ में काफी अच्छा ट्रेड है, हर एक कंट्री के साथ में, यूरोपियन यूनियन के साथ में काफी अच्छा ट्रेड है। तो कंट्री एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो गई आज की डेट में। अगर देखा जाए मूवमेंट हो रहा है बहुत ज्यादा, कैपिटल्स का भी और आदमियों का भी, इंसानों का भी बहुत ज्यादा मूवमेंट हो रहा है। और इमिग्रेंट भी अगर देखा जाए, एक टाइम था, अगर आप लोग देखें यहां नीचे देखने को मिलेगा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की, आप लोगों ने बात सुनी होगी हिस्ट्री में, ठीक है ना। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चला, उस टाइम पे हब माना जा रहा था यूरोप को। बट आज की डेट में अगर देखा जाए इस फेज में क्या हुआ, यूरोप से यूनाइटेड स्टेट की तरफ को ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट हो गए, और खासकर एशियन लेबर की बात की गई है, बहुत ज्यादा मूव हुए वेस्टर्न कैपिटल की तरफ में, ठीक है। तो ये सारा किसकी वजह से हुआ, ये बोला जा रहा है ये था एक मूव ड्यूरेशन थी ये हाइपर ग्लोबलाइजेशन की। ओके, तो हाइपर ग्लोबलाइजेशन का इस तरीके का पीरियड निकल के आ रहा था। तो देखिए स्टार्टिंग में इन्होंने जिक्र भी किया है, अब ये थोड़ा सा हिस्ट्री में पहुंच गए यहाँ पर। ये बात कर रहे हैं कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की बात करें, अगर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से जो फेज स्टार्ट हुआ था ट्रेड का, तो वो ट्रेड का फेज चला फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जाके एक तरीके से खत्म हो गया, ठीक है ना। उसके बाद में फिर थोड़ा स्टार्ट हुआ, और अब आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर की अगर देखा जाए तो फिर से बढ़ना स्टार्ट हो गया। पर लेकिन अगर देखा जाए, अगर ये चीज ढंग से अगर वो देखी जाए, तो ये बोला जा रहा है यहां पर ईस्ट यूरोपियन कम्युनिज्म। ईस्ट यूरोपियन कम्युनिज्म क्यों बोला गया इसको, क्योंकि अगर देखा जाए एक साइड में था यूएसए और दूसरी साइड में था यूएसएसआर, ठीक है। तो यूएसए और यूएसएसआर के बीच में कोल्ड वार चली हुई थी। ये तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को फॉलो करते थे। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कौन सी होती है, जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पर ज्यादा फोकस करती है। जिस तरीके से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट मतलब अंबानी अदानी टाइप के जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उस पर ज्यादा फोकस करके चलती है, उसको कैपिटलिज्म की इकोनॉमी बोलते हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं। दूसरी साइड पे ये कम्युनिस्ट थी, ये मैक्सिमम जो फोकस करती है, ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में सारी चीजें होनी चाहिए। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट मतलब डिमांड एंड सप्लाई जो मार्केट की होती है, वो गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड की जाती है मैक्सिमम। तो एक फेज ये चल रहा था। तो जो ईस्टर्न यूरोप अगर आप लोग देखें, तो ईस्टर्न यूरोप में भी जिस टाइम पे यूएसएसआर का विघटन हुआ, तो ईस्टर्न यूरोप जितना भी था, ये सारी कंट्री जो छोटी छोटी आप लोगों को बेलारूस वगैरह यहां पर दिख रही है, ये तो ये कंट्री टूट कर अलग हो गई थी उस टाइम पर। तो कम्युनिज्म का कॉन्सेप्ट था यहां पर लेकिन जब यूएसएसआर का विघटन हो गया, तो ये इंडिपेंडेंट हो गई, तो कहीं ना कहीं ये कैपिटलिज्म की तरफ को चलने लगी है उस टाइम पे कंट्री। तो ये 1990s की ही बात है। देखिए दो बहुत ही बड़े एक तरीके से वर्ल्ड की इकोनॉमी में ये आप लोग बोल सकते हैं जो इस तरीके से इन्होंने चेंज कर दिया। एक तो हमारी इकोनॉमी में खासकर 1990s में क्या हुआ, हमने अपनी इकोनॉमी ओपन कर दी और यूएसएसआर का विघटन हुआ। तो दोनों ये एक बहुत ही आप लोग इंपॉर्टेंट एक पॉइंट माने जा सकते हैं हमारी इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिस तरीके से हमारी इकोनॉमी यहां से चेंज होनी स्टार्ट हो गई थी। ओके, तो इनको काफी आप लोग क्रिटिकल पॉइंट बोल सकते हैं। तो जैसे ये यूएसएसआर टूटा और जो कोलैप्स हुआ ये ईस्टर्न यूरोपियन कम्युनिज्म का, तो उससे क्या हो गया, ग्लोबल ट्रेड फिर से बढ़ा, ठीक है ना। तो ग्लोबल ट्रेड फिर से बढ़ना स्टार्ट हो गया 90s के बाद में। और फाइनेंशियल क्राइसिस जो कि रिसेशन कुछ भी बोल सकते हैं आप लोग, 2008 में आया, तब जाकर ये चीजें फिर से डाउन होनी स्टार्ट हुई, तब जाकर ये चीजें खत्म हुई। तो अब ये चीजों को अलग तरीके से समझाएंगे। यहाँ पर आप लोगों ने हाइपर ग्लोबलाइजेशन देखा, यहाँ पे एंड देखा फेज का, किस तरीके से फेज का एंड हुआ है। अब यहाँ पर देख रहे हैं रोल ऑफ द टेक्नोलॉजी। अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो 19th सेंचुरी में अगर ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो टेक्नोलॉजी का काफी बड़ा हाथ रहा यहाँ पे रहा है। जिस तरीके से एक साइड में तो एक साइड में कम्युनिकेशन बढ़ा है, टेलीग्राफ वाली सर्विस आ गई, एक दूसरे से कॉन्टैक्ट कर पाए। ट्रेड कब बढ़ेगा, तब बढ़ेगा जब हम लोगों को डिमांड एंड सप्लाई के बीच में पता हो कि डिमांड कहां पर है, वहां पर आके हम लोगों को सप्लाई करनी है, तो तब जाकर ट्रेड बढ़ेगा। अगर डिमांड का ही नहीं पता है कि डिमांड कहां पर है, तो वहां पर सप्लाई कैसे कर पाएंगे, और डिमांड का कैसे पता चलेगा, वो तब पता चलेगा जब हम लोगों के बीच में कॉन्टैक्ट हो। तो इस तरीके से जो कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसने काफी हद तक इसको बढ़ावा दिया है। और बाद वाले फेज में तो अगर देखा जाए जिस तरीके से हम लोग कनेक्ट हो गए, बहुत ही ज्यादा फास्ट और चीप ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम आ गया, वो है सी। उसकी तरीके से तो और ज्यादा ट्रेड होना स्टार्ट हो गया। और आज की डेट में अगर इंटरनेट की बात की जाए तो उसने तो सी से भी फास्ट काम कर दिया। जरा सी देर में डोनाल्ड ट्रंप क्या बोल रहे हैं अपने ऑफिस में बैठे हुए, अगर वो कल कुछ बोलते हैं तो हम यहाँ न्यूज़पेपर में डिस्कशन देखते हैं उसका। तो इस तरीके से आज की डेट में तो इतना फास्ट कम्युनिकेशन हो चुका है कि इसका कोई आज की डेट में लिमिटेशन ही नहीं रही है। तो इस तरीके से जो टेक्नोलॉजी का है बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट है ट्रेड में, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों वे में, ट्रेड बढ़ाने में और जॉब वगैरह भी बढ़ाने में और एक दूसरे को कनेक्ट करने में, एक ग्लोबल विलेज बनाने में अगर ढंग से देखा जाए तो टेक्नोलॉजी का बहुत ही बड़ा योगदान है। बिकॉज बिना टेक्नोलॉजी का अगर देखा जाए तो ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट हम लोग काउंट ही नहीं कर सकते, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन की नींव ही टेक्नोलॉजी है। अगर ग्लोबलाइजेशन अगर कहीं से चलना स्टार्ट हुआ, क्योंकि दूसरी कंट्री में जाने के लिए हमको नाव की जरूरत होती है, एक तरीके से बोट की जरूरत होती है, तो वो टेक्नोलॉजी का ही एक पार्ट है जिसकी वजह से हम लोग वो कर पाए।
ठीक है, पहले भाप के इंजन बनाने स्टार्ट हुए, फिर दूसरे इंजन आने स्टार्ट हो गए। तो ये टेक्नोलॉजी के बेस पर ही है, तो टेक्नोलॉजी के बेस पर ही ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट निकल के आया। अगर कम्युनिकेशन के लिए मशीन नहीं होती उस टाइम पे इस तरीके की, अगर तो फिर किस तरीके से हम कम्युनिकेशन कर पाते। आज की डेट में इंटरनेट है, तो अगर ग्लोबलाइजेशन की बात अगर कुछ लिखने के लिए आए तो टेक्नोलॉजी उसका बेस होगा वहां पर, ठीक है, बिना टेक्नोलॉजी के पॉसिबल नहीं है। अब यहां पर क्या कर रहे हैं, स्लो डाउन और इंडिया की बात कर रहे हैं। अगर इंडिया की इकोनॉमी की हम बात करें तो 1991 में हमारी इकोनॉमी ओपन हुई, ठीक है। पुराना जो हमारा एक ट्रेडिशनल बेस अप्रोच चली हुई आ रही थी कि हमको अपनी इकोनॉमी क्लोज रखनी है, वो हमने चेंज कर दी और हमने अपनी इकोनॉमी ओपन कर दी। तो इसके बाद में जब से हमने अपनी इकोनॉमी ओपन कर दी, तो अब क्या बोल रहे हैं इकोनॉमिस्ट कि जो हमने इकोनॉमी अपनी ओपन की थी, लेकिन फिर से गेम चेंज होने जा रहा है, सब अपनी इंटरनल इकोनॉमी पे फोकस करने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर देखा जाए एक तरीके से, क्योंकि जो ग्लोबल मार्केट है तो उसमें स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, सबसे बड़ी बात ये होती है अगर किसी भी कंट्री को देखे ट्रेड करना है तो वो क्या करना चाहता है। अगर मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग कोई इकोनॉमी है, कोई बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चर के बेस पे डिपेंडेंट है, तो क्या करेगी, अपने लिए मार्केट ढूंढेगी। मतलब जहां से मान लीजिए इन्होंने जूते बनाए, यहाँ पर कपड़े बनाए, तो ये क्या करेंगे, इसको बेचने के लिए, इसको दूसरी मार्केट में पहुंचाने के लिए, इसको बेचने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनको एक मार्केट ढूंढनी पड़ेगी। तो मार्केट में अगर इनकी सप्लाई होगी तभी जाकर इनके जो यहाँ पर बनाने वाले हैं, जो एक तरीके से मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी है, तभी इनका फायदा होगा। बिना उसके तो कोई मतलब ही नहीं है, बिना प्रॉफिट के कोई काम ही नहीं करेगा। तो ये मार्केट ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं उस टाइम पे। तो हमारे यहाँ पे हम दूसरे की मार्केट के लिए क्यों इतना अपना देख रहे हैं, हमारी तो खुद की मार्केट इतनी बड़ी है। तो ये बोल रहे हैं कि अपने इकोनॉमिस्ट और पॉलिसी मेकर को क्या करना चाहिए, अपनी होम मार्केट पे फोकस करना चाहिए। जिस तरीके से ग्लोबल की मार्केट आज की डेट में डाउन हो चुकी है, तो इंडिया को अपनी इंटरनल मार्केट पे फोकस देना चाहिए। और आज की डेट में ये भी देखने को मिलता है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी कम होता जा रहा है, और जिसकी वजह से नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स वाली हमने प्रॉब्लम देखी, जिस तरीके से आगे आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो मॉनेटरी पॉलिसी का इशू बोल रहे हैं। मॉनेटरी पॉलिसी किसके द्वारा डिसाइड की जाती है, आरबीआई के द्वारा। फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड की जाती है, तो उसमें भी आरबीआई को भी अपनी मॉनेटरी पॉलिसी ढंग से लेकर चलने की जरूरत है, और उसको थोड़ा सा उसको ईज करने की बात बोली जा रही है यहां से, जिससे कि जनता के हाथ में पैसे आए। पर जनता के हाथ में पैसे आने के बाद भी ये दूसरी बात बोल रहे हैं, क्या कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। पब्लिक इन्वेस्टमेंट की जब बात आती है, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। अगर इंडिविजुअल की बात करते हैं, सिंगल इंसान की बात करते हैं, तो वहां पर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। पब्लिक की बात होती है, मतलब गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, ट्विन बैलेंस शीट वाली जो प्रॉब्लम निकल के आती है, ये क्या प्रॉब्लम थी। एक साइड में तो बैंक है, बैंक क्या कर रहे हैं, लोन दे रहे हैं। दूसरी साइड में कॉर्पोरेट हाउस है, जैसे अदानी अंबानी ये हो गए, इनको लोन दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और अपने अपने प्रोजेक्ट लगा रहे हैं। पर लेकिन हो क्या रहा है, वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए इन्होंने जो लोन लिया उसका इंटरेस्ट भी पे नहीं कर पा रहे हैं। तो इससे क्या हो जा रहा है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो जा रहा है, ठीक है। तो ये जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो जा रहा है, इसको बोला है ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। तो ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम वाली जो सिचुएशन निकल के आती है, तो किस तरीके से उसको हैंडल करना है, तो देखने वाली वही बात आ रही है। और इन्होंने ये बोला है कि जिस तरीके से आप लोग बोलते हैं, अगर आप लो इंटरेस्ट रेट कर देते हैं, ठीक है, ये किसके द्वारा बोला गया, केनीज के द्वारा बोला गया। ये इकोनॉमिस्ट थे बहुत बड़े, तो इन्होंने कई सारे इकोनॉमिक्स के अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट दिए हैं। तो अगर मिला कभी मैच करने के लिए आ जाए तो कई सारे इन्होंने कॉन्सेप्ट दिए। इकोनॉमिस्ट है, कम से कम इतना याद रखिएगा। तो देखिए क्या बात बोली गई है, अगर हम कल को इंटरेस्ट रेट कम कर दे रहे हैं, पर लेकिन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट वाले उसको लोन को लेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि उनको अगर मान लो इनके पास से पैसा तो है, पर लेकिन अगर ये कहीं पर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के बाद में इनको रिटर्न नहीं मिल रहा है, मतलब प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, तो क्यों इन्वेस्ट करेंगे ये। तो ये बोल रहे हैं कि जो रिटर्न नहीं मिला तो उसमें कोई इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए अगर आप लोग सोच रहे हैं कि हर टाइम इंटरेस्ट रेट करने से और पब्लिक के हाथ में मनी आने से डिमांड एंड सप्लाई बढ़ जाती है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हर टाइम हम लोगों को यह भी देखना पड़ता है कि किस तरीके की मार्केट की सिचुएशन है। तो मार्केट की सिचुएशन और कंडीशन हर टाइम इस पर डिपेंड नहीं करती है कि आप लोअर रेट कर दे और हर टाइम उसको बढ़ा दे, ठीक है। कई बार अलग तरीके की सिचुएशन बन जाती है, तो उसको सोचना और समझने वाली बात आती है। आज की डेट में क्या है, ग्लोबल ट्रेड में भी और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग में, दोनों में अगर देखा जाए, दोनों में स्लो चल रहा है। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि एक तरीके से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बंद हो चुका है, तो हमको क्या करना है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट पे फोकस देना चाहिए। तो यहाँ पे इन्होंने कई सारे डेटा भी दे रखे थे, डेटा मैंने नहीं लिखे हैं, पर यहाँ पर मैं आपको लोगों को बता देता हूँ। जिस तरीके से डेटा, मतलब इन्होंने क्या बोला था, हमारे यहाँ पर अगर ब्रिज की बात की जाए, तो बहुत सारे ब्रिज आज की डेट में मरम्मत मांग रहे हैं, बहुत सारे रोड है जो आज की डेट में मरम्मत मांग रहे हैं। तो हम अगर हमारी गवर्नमेंट क्या करे, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस देकर चले। सबसे बड़ी बात क्या होती है, कोई भी अगर हम कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं कहीं पर भी, तो इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बड़ा इशू निकल के आता है। तो अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे अच्छे से फोकस देकर चले तो हम चीजों को टैकल कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट को पब्लिक इन्वेस्टमेंट करना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर से, और जब प्राइवेट वालों को इंफ्रास्ट्रक्चर एक अच्छे लेवल पर दिखेगी होती हुई, तो वो भी फिर अपना इन्वेस्टमेंट करते हुए नजर आएंगे। तो ये बात बोली गई है। तो पॉलिटिकल विल चाहिए, पॉलिटिकल लीडरशिप चाहिए। उस जो फेज में घुसे हुए हैं हम, जो स्लो डाउन का फेज चल रहा है, उससे बाहर निकलने के लिए कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को ही स्टेप लेना पड़ेगा, क्योंकि प्राइवेट वाले तब तक आगे नहीं आएंगे जब तक उनको प्रॉफिट दिखना स्टार्ट नहीं होगा।
ओके और वो प्रॉफिट उनको तब दिखना स्टार्ट होगा जब उनके पास में फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होगी। तो गवर्नमेंट को फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ानी चाहिए और उसके बेस पे प्राइवेट वाले आगे निकल के आएंगे, तब जाके चीजों का सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। आपका इसमें क्या व्यू है, किस तरीके से हम ये जो प्रॉब्लम बड़ी हुई है कि ग्लोबल भी स्लो डाउन चल रहा है, हमारा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी ढंग से नहीं चल रहा है। इकोनॉमिक सर्वे में भी आप लोगों ने लेक्चर सुने थे, काफी अच्छे से मैंने बताया था उसमें, तो वो बात भी आप लोगों ने देखी थी। तो दोनों चीजें निकल के आती है। यहां पर क्या निकल के आती है कि आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि किस तरीके से ये सिचुएशन है, ठीक है। तो उसको आप लोग थोड़ा सा एनालिसिस कीजिए और बताइए, अगर आप एक इकोनॉमिस्ट हैं तो किस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन निकालना चाहेंगे। तो ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, इसके ऊपर कुछ पॉइंट्स लिखिएगा यहां पर। ओके, जो नेक्स्ट आर्टिकल है ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से पहले थे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का जो टाइम पीरियड था वो 2000 से कब तक था, 2015 तक था। 2015 से अब 2030 तक क्या आ गए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आ गए। इनमें फोकस क्या रहता है, सोसाइटी से रिलेटेड सारे इशू रहते हैं। पॉवर्टी को किस तरीके से घटाना है, भूखमरी को किस तरीके से मिटाना है, किस तरीके से हेल्थ पे फोकस देना है, एजुकेशन पे किस तरीके से फोकस देना है, जेंडर इक्वलिटी और इनइक्वलिटी को किस तरीके से हम लोगों को कंट्रोल करके चलना है, क्लीन वाटर इन्वायरमेंट। तो ये सारे इसमें पॉइंट दे रखे हैं। टोटल 17 गोल है, पहले तो आप लोगों को ये याद रखने हैं। तो जो सस्टेनेबल गोल डेवलपमेंट गोल बनाए गए हैं, ये क्या बोला गया है, देखिए गोल तो बना दी हमने, 2015 से इनको इंप्लीमेंट करने की बात चल रही है। तो इसके हित में एक रिपोर्ट सबमिट करनी होती है, कहां पे, उसको बोलते हैं वॉलंटरी, मतलब अपने बेस पे नेशनल रिव्यू रिपोर्ट। अपने नेशनल का जो अपनी कंट्री में आप लोग ये इंप्लीमेंट कर रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उनकी एक रिव्यू रिपोर्ट निकाल के लेके आओ और यूएन हाई लेवल जो पॉलिटिकल फोरम है वहां पर जाकर न्यूयॉर्क में वो सबमिट करनी पड़ती है, ठीक है। तो बोला क्या गया यहां पर, ये हमने अपनी रिपोर्ट जाकर वहां पे सबमिट की, तो हमने अपनी रिपोर्ट में सब कुछ ऑल इज वेल दिखाया, ठीक है। तो ऑल इज वेल को जो आर्टिकल लिखने वाले हैं क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ऑल इज वेल था कुछ नहीं, आप लोगों ने ऑल इज वेल दिखा दिया वहां पर जाकर। तो ये क्या बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट ने ऑल इज वेल दिखाया, पर लेकिन जहां जहां गवर्नमेंट ने ऑल इज वेल दिखाया वहां पे ये बोल रहे हैं कि कुछ भी वेल नहीं है। ये क्या बोल रहे हैं कि लगभग 44 नेशन ने, जिसमें इंडिया भी इंक्लूड है, वहां पे जाके अपनी रिपोर्ट सबमिट करी। हमारी तरफ से नीति आयोग के मेंबर भी गए, उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट सबमिट करी वहां पर। तो रिपोर्ट सबमिट के दौरान ये बोला गया कि पॉवर्टी हमारे यहाँ पर काफी घट गई है। अगर देखा जाए तो 1993 से लेकर 2011 में जो 45% थी, आज की डेट में घटकर 22% आ गई है। ये क्या बोल रहे हैं, अगर रिपोर्ट के हिसाब से देखा जाए, ये तो नीति आयोग की रिपोर्ट हो गई। अगर इनके हिसाब से देखा जाए, ये है वाडा ना टोडा, ये अभियान WNTA, ठीक है। तो ये अभियान है, इसके द्वारा अगर देखा जाए, इन्होंने भी अपनी रिसर्च करी और इन्होंने भी अपनी रिपोर्ट निकाल के लेके आए। तो 2 डिकेड में देखा जाए अगर इनके हिसाब से, तो इनइक्वलिटी भी बढ़ रही है, पुअर्टी भी बढ़ रही है। अगर मार्जिनलाइज कम्युनिटी आज के डेट में और भी ज्यादा वनरेबल हो रही है। इनके हिसाब से देखा जाए तो पुअर्टी घट रही है, और इनके हिसाब से देखा जाए तो पुअर्टी के साथ साथ में और भी कई सारी कंडीशन ग्रेव होती जा रही है, ठीक है। तो ये अपोज करते हुए यहां पर दिख रहे हैं। इसके बाद में क्या बोला जाए, इन्होंने बोला है कि ट्रांसपेरेंसी करने की बात करें, 77% राशन कार्ड आधार कार्ड से लिंक कर दिए जा रहे हैं, और जिससे जहां जहां भी लीकेज हो रहा था उस लीकेज को हम कंट्रोल करेंगे। इन्होंने ये बात बोली, ओके। पर इसका अपोज करते हुए इन्होंने क्या बताया कि राजकिशोर मिश्रा जी की जो राइट टू फूड कैंपेन उन्होंने चलाया, उसके तहत बोला गया कि आधार कार्ड से लिंक करने के साथ साथ में आप लोग क्या कर रहे हैं, ट्राइबल जो ट्राइबल एरिया है उनको सबको एक्सक्लूड कर दे रहे हैं। क्यों, क्योंकि ट्राइबल एरिया के पास में ज्यादातर आधार कार्ड वगैरह नहीं है, और अगर उनके पास में आधार कार्ड नहीं है तो उनको आधार कार्ड के हिसाब से उनको राशन भी नहीं मिलेगा। तो एक तरीके से आप ट्राइबल एरिया वालों को सबको साइड में निकाल के रख दे रहे हैं। फार्मर और किसानों की बात कर रहे हैं। फिर फार्मर और किसानों के बाद में इन्होंने बोला कि सस्टेनेबल नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात की गई है, उसमें क्रॉप इंश्योरेंस की बात की गई है, हेल्थ सॉइल कार्ड की बात की गई है, कई सारे क्लेम इन्होंने किए गए हैं। और लगभग बोला गया है कि हम मतलब जितनी भी हमारे फार्मर की कम्युनिटी है उनकी जो हम इनकम है वो डबल कर देंगे, यहाँ पे बोला गया है। तो ये बोल रहे हैं इनकम डबल करने की बात करें, सब बात कर रहे हैं, पर लेकिन आप जिस तरीके से सिचुएशन लेके चल रहे हैं उस तरीके से वो सुलझती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि डबल इनकम करने की बात कर रहे हैं आप लोग, और ऊपर से एमएसपी का प्राइस बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। एमएसपी होता है, जो एमएसपी होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो उसका आप लोग बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलेगा ही नहीं फार्मरों को, जिस तरीके से अगर मार्केट में क्या होता है, मार्केट में अगर देखिए अगर फार्मर की पैदावार अच्छी नहीं है तो तब मरे, अगर पैदावार अच्छी है तो उनको प्राइस अच्छा नहीं मिलता है तो तब मरे। तो दोनों तरफ से किसान मर रहे हैं, और आप लोग बोल रहे हैं कि किसान की कंडीशन अच्छी कर रहे हैं। लगभग 2 डिकेड में ये बोल रहे हैं कि 3 लाख से ज्यादा फार्मर सुसाइड कर चुके हैं। तो कहां है आपका जो एक तरीके से जो क्लेम आप लोग कर रहे हैं वो तो कहीं भी होता नहीं दिख रहा है। और आज की डेट में लगभग 80% हमारे फार्मर मार्जिनल फार्मर है अगर देखा जाए तो। ये फिर क्या कर रहे हैं, संत कुमार कमेटी जो कि बैठी थी पीडीएस सिस्टम से रिलेटेड, उसमें क्या बोला था इन्होंने, उसमें बोला गया था कि जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसको रिप्लेस कर दिया जाए, ठीक है, उसको रिप्लेस करके कैश ट्रांसफर सिस्टम कर दिया जाए। अगर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अगर उन्होंने रिप्लेस कर दिया तो जो प्रोक्योरमेंट होता है, मतलब किसानों से जो खरीदते हैं,
जो किसानों की पैदावार गेहूं वगैरह जो भी खरीदे जाते हैं तो वो भी खरीदना बंद कर देंगे। और वो भी खरीदना बंद कर दिया तो प्रोक्योरमेंट भी होना बंद हो गया, तो किसानों की और खस्ता कंडीशन हो जाएगी। वैसे सुसाइड कर रहे हैं और ज्यादा सुसाइड करने लगेंगे। तो इस तरीके की आपकी रिपोर्ट निकल के आ रही है और आप बोल रहे हैं किसानों की हालत सुधार रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल अपोजिट वाली बात हो गई। इसके अलावा ये क्या बोल रहे हैं, ये बेसिक हेल्थ की बात कर रहे हैं। ये मान रहे हैं कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम हुआ है, ये मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कम हुआ है और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी बढ़ी है। पर लेकिन अगर देखा जाए तो 64% टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर जो होता है आज की डेट में वो भी स्टिल जो आउट पॉकेट है, मतलब क्या एक तरीके से बर्डन बढ़ रहा है। आज की डेट में हर एक गरीब आदमी अब प्राइवेट में जाकर इलाज करवाना पड़ता है, उसको तो अपनी पॉकेट से निकाल कर देता है, ये सिविल सोसाइटी की रिपोर्ट के हिसाब से। तो इसी तरीके से जहां जहां इन्होंने बोला है कि हम वहां वर्क कर रहे हैं, तो ये क्या बोल रहे हैं, ये उसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। इन्होंने बोला है नेशनल हेल्थ पॉलिसी में अफोर्डेबल हेल्थ प्रोवाइड कराने की बात चल रही है, तो इसको बोल रहे हैं ये देखिए अच्छी बात है। पर लेकिन इनको जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात है उसमें ये जितने इन्होंने झूठ बोले हैं उनको इनको सही करना चाहिए, जो रियलिटी है ग्राउंड पे वो बतानी चाहिए, ना कि उनको छिपाना चाहिए। तो ये बात इन्होंने यहां पर बोली है। देखिए पेज 1 और पेज 11 पर न्यूज है, हाईएस्ट वोटर टर्नआउट बोला गया, प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात चली है, 14 प्रेसिडेंट के इलेक्शन ये हो रहे हैं। ओके, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है यहाँ पे ये बताना है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कौन करता है और प्रेसिडेंट का जब इंपीचमेंट करता है तो उसमें पार्टिसिपेट कौन करता है। दोनों में डिफरेंस है और दोनों से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आता है, तो दोनों के बारे में बताना है आप लोगों को। ठीक है, तो ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन हो रहे हैं। और इसके अलावा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो वाइस प्रेसिडेंट के बारे में यहाँ पर। तो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात करें तो बीजेपी ने अपने कैंडिडेट को नॉमिनेट कर दिया है। यहाँ पर कौन है, वेंकैया नायडू जी। ठीक है ना, बीजेपी ने अपने कैंडिडेट को नॉमिनेट कर दिया वेंकैया नायडू जी। आप लोगों को बताना है वेंकैया नायडू जी है, इनके पास में फिलहाल अभी कौन सी मिनिस्ट्री है, कौन सी मिनिस्ट्री में ये वर्क कर रहे हैं, अभी कौन सी मिनिस्ट्री है इनके पास में। ओके, इसके अलावा देखिए सेंटर ने नो कह दिया सुप्रीम कोर्ट की ओल्ड नोट से रिलेटेड। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो आपने 8 नवंबर से 500 और 1000 के नोट बंद किए थे उनको क्या करो, थोड़ा और टाइम दो लोगों को जिससे कि वो उसको सबमिट कर सके। तो सेंटर क्या बोल रहा है कि हमने बहुत ज्यादा टाइम दिया था, 30 दिसंबर तक मैंने दिया था टाइम, लेकिन उसके बाद भी सबमिट नहीं किए और उसके बाद भी बैंक वेट करते रहे, तो अब टाइम बढ़ाने का कोई मतलब बनता नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट को सेंटर ने सुप्रीम कोर्ट को मना कर दिया कि अब हम इसकी डेट नहीं बढ़ाएंगे, आपको जो करना है कर लो। ओके, आर्ट और कल्चर से रिलेटेड कई बार इस तरीके के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो यहां पर क्या बोला गया है, यहां पर बोला गया है अन्य अट्टू। ठीक है ना, इसका आप लोगों को नाम याद रखना है। अन्य अट्टू का ये सेलिब्रेशन है, किससे कनेक्टेड है ये आस्था द्रव्य महा गणपत होमम। तो ये एक फेस्टिवल है, उसका पार्ट है। यहां पर इसमें क्या किया जाता है, जो एलिफेंट है, जो हाथी है, उनको खिलाया पिलाया जाता है। कई तरीके के हमारे यहाँ पर सेलिब्रेशन की जाती है। तो देखिए ये अच्छी बात है वैसे तो, पर लेकिन ये एक ही दिन होती है, उसके बाद में फिर क्या, तो ये केरला में सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं, फेस्टिवल का नाम भी, और ये जो रस्म है जिसमें हाथी को फीड किया जाता है उसके बारे में देखिए। ये एक ही दिन में, मतलब हमारे यहाँ पे ये बहुत चीज़ मुझे बहुत गंदी लगती है कि एक दिन के बाद में फिर फेस्टिवल के नाम पे तो सेलिब्रेट कर लेते हैं पर उसको कंटिन्यू नहीं रख पाते हैं। जब फेस्टिवल आता है मतलब एक तरीके से डर कर चीज़ों को करते हैं कि भगवान ये बोलेगा, भगवान के नाम पर डराया जाता है तो काम करते हैं, और नहीं डराया जाता है तो उसको साइड में कर देते हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है वैसे। ये देखिए क्या बात है, यहाँ पे नियोलिथिक की बात की गई है। तो आप लोगों को फेज बताने हैं कि कौन कौन से पैलियोलिथिक, नियोलिथिक, तो इस तरीके से जो ये फेज हैं तो आप लोगों को इनके फेज का क्रम लिखना है, कौन कौन से पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक, तो तीनों कौन कौन सा टर्म इनका फेज लिखना है। तो यहाँ पर एक्स की बात की गई है, तो ये एक्स मिली है, तो ये एक्स मिली थी गांव में, इसको कहां पर रख दिया, ले जाके इसको रख दिया गया है अब म्यूजियम में। ठीक है ना, तो म्यूजियम में ले जाके रख दिया। तो ये याद रख सकते हैं आप, नियोलिथिक पीरियड की है। ओके, तो कजिकोडी केरला में ये है, तो केरला में इसको रखा गया, अब जाके एक म्यूजियम में रख दिया गया है, डिस्कवर की गई थी नियोलिथिक पीरियड टाइम में। तो इस तरीके के क्वेश्चन देखिए हिस्ट्री में बन जाते हैं, अगर वो न्यूज में कुछ आ रहा है तो आप लोगों को थोड़ा सा बैकग्राउंड का पता होना चाहिए। यहां पर बात की गई पेज 6 पर, डिबेट किसके ऊपर चल रहा है, जम्मू और कश्मीर के स्पेशल स्टेटस के बारे में। देखिए यहां पर जो गवर्नमेंट चाहती है, सुप्रीम कोर्ट को चाहती है इसके ऊपर डिबेट करे और क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है जम्मू और कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को लेकर। यहां पर क्या बात की जाती है कि अगर कोई भी आदमी चाहे जम्मू कश्मीर में कोई जमीन नहीं खरीद सकता है बाहर का सिटीजन जाके, क्योंकि वहां का खुद के रूल और रेगुलेशन है। आर्टिकल 35 को देखा जाए, 35A और 370 के हिसाब से अगर देखा जाए, तो यहां पर क्या बात बोली जा रही है कि इसको जो आज की डेट में अटॉर्नी जनरल है वेणुगोपाल जी, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ जो जेस खेयर है उनसे गुहार लगाई है कि इसके ऊपर डिबेट किया जाए फिर से, और कितनी वैलिडिटी है, क्योंकि आर्टिकल 370 के तहत ही बोला गया कि एक टेम्परेरी प्रोविजन है। तो उसके तहत अगर देखा जाए तो इस टेम्परेरी प्रोविजन को कब तक चलना चाहिए, तो इसके ऊपर एक डिबेट होना चाहिए। ओके, तो ये देखिए डिबेट होता है, तो आगे फिर से डिस्कस करेंगे। इसके अलावा क्या बात की जा रही है यहाँ पर, ये पेज है, पेज 6 पर है, जो लंगर है, तो वो बोल रहे हैं जो लंगर है उनको जीएसटी से बाहर रखा जाए। देखिए इसके तो मैं भी सपोर्ट करूंगा, जिस तरीके से बहुत से गरीबों को खाना खिलाते हैं और जिस तरीके से वहां पर श्रद्धा के बेस पर काम किया जाता है और हर एक रिलीजन यहाँ पर इन्वाइट किया जाता है, तो ये अच्छी बात है। तो कम से कम जीएसटी से इस तरीके की चीज़ों को तो आउट रखना चाहिए, वरना बहुत से गरीब इंसान है उनको खाना नहीं मिल पाएगा ढंग से।
इसके अलावा मैंने आप लोगों से पूछा था नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के बारे में, तो यहाँ पर 2000 नेशनल फूड सिक्योरिटी जो एक्ट है 2013 में इसको इंप्लीमेंट किया गया था और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के तहत इसको इंप्लीमेंट किया गया था। 5 किलोग्राम की बात की गई थी दिया जाएगा, तो उसमें क्या था, राइस का जो प्राइस था वो था 2 किलोग्राम पर, मतलब 3 रुपए पर केजी। व्हीट का था 2 रुपए पर केजी, और जो कोरस जो मोटे दाने होते हैं, मतलब फूड ग्रेन आप लोग बोल सकते हैं, कोरस ग्रेन, उनको 1 रुपए पर केजी का रखा गया था। ग्रैंड स्लैम की बात की गई थी यहाँ पर। ये 4 तरीके की टूर्नामेंट होती है, ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है, फ्रेंच ओपन होता है, विंबलडन होता है, यूएस ओपन होता है। तो अभी जो बात चल रही है वो विंबलडन की चल रही है, ठीक है ना, विंबलडन की चल रही है। टाइम ड्यूरेशन भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, जून और जुलाई की बात चल रही है, तो जून और जुलाई में विंबलडन होता है। तो इसलिए थोड़ा सा बात क्या करती है, इनको एक तो टाइम पीरियड रहता है, ये जनवरी में होता है, ये मई से जून में होता है, ये जून और जुलाई में, और ये अगस्त और सितंबर में। तो आ जाता है कई बार मैच करने के लिए, तो ऊपर से नीचे के लिए तो ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, विंबलडन और यूएसए, तो ये याद रखना है आप लोगों को। दूसरा क्या रखना है, कोर्ट की बात आ जाती है, ये हार्ड कोर्ट पे होता है, ये क्ले कोर्ट पे होता है, ग्रास कोर्ट पे होता है, और ये हार्ड कोर्ट पे होता है। तो ऑस्ट्रेलिया और यूएस हार्ड कोर्ट पे होते हैं, और ये जो होता है मैक्सिमम क्ले कोर्ट की बात बहुत ज्यादा पूछी जाती है, तो फ्रेंच ओपन जो होता है वो क्ले कोर्ट पे होता है। तो ये बात आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। कई बार इस तरीके के क्वेश्चन मैचिंग में आ जाते हैं, तो इस तरीके की इंफॉर्मेशन आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स लॉट फॉर लिसनिंग। लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए, और पसंद आती है तो चीजें शेयर भी कर दिया कीजिए। तो पीडीएफ आप लोगों को नीचे मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।